हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम लोग इस समय पढ़ रहे थे CGL 2019-20 एग्जाम में पूछे गए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि सेट 4 हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में 3 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से उन क्लासेज को भी देख सकते हैं जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और ये मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्योंकि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो लगभग 90% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत ही दिया। यानी जिसने भी इस क्वेश्चन में तुक्का लगाया वो पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। तो क्वेश्चन क्या है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पहल उड़ान में ए क्या है। आपको बताना है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पहल उड़ान के नाम से शुरू की गई थी, उसमें ए का क्या मतलब है। यानी यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है कि उड़ान के फुल फॉर्म में ए का क्या मतलब है। तो ऑप्शन दिए हुए एविएशन, एयर और आम, उसके अलावा आस्था। तो यहाँ पर जो मोस्टली स्टूडेंट्स ने जो ऑप्शन यहाँ पर टिक किया वो था एविएशन, बट ये पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर उड़ान का फुल फॉर्म क्या है। तो उड़ान का फुल फॉर्म था उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक, ये फुल फॉर्म है उड़ान पहल का। तो देखिए बिल्कुल अगर हम बात करें तो लोगों को लग रहा था कि जो उड़ान है उसका फुल फॉर्म क्या होगा, एक एविएशन से रिलेटेड होगा या एयर से रिलेटेड होगा। बट यहाँ पर जो ए का मतलब है वो है आम, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आम। उड़े देश का आम नागरिक नाम से नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक पहल शुरू की थी, जिसका मतलब था, यानी जिसका उद्देश्य था क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। यानी फ़्लाइट्स जो स्टार्ट की जाए क्षेत्रीय लेवल पर, और क्षेत्रीय जो कनेक्टिविटी है वो बढ़े और आम नागरिक भी फ़्लाइट में सफ़र कर सके। तो इसके लिए ये पहल शुरू की गई थी, उड़ान पहल, और इसको स्टार्ट किया गया था अक्टूबर 2016 के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर उड़ान में ए का मतलब है आम, ना कि एविएशन और ना ही एयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, नृत्य और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में निम्न में कौन सा युग्म सही है। तो 4 आपको यहाँ पर पेयर दिए हुए हैं और कौन सा पेयर सही है, 3 यहाँ पर गलत दिए हुए हैं और 1 पेयर सही दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको उसे छांटना होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका बी नंबर, यानी जो यक्षगान है वो कर्नाटक का ही लोक नृत्य है। तो ये यहाँ पर पेयर सही है। उसके अलावा बात करें अगर हम गोमीरा नृत्य की, तो ये उत्तर प्रदेश का नृत्य नहीं है, बल्कि ये है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं होगा। उसके अलावा बात करें अगर हम सत्रिया की, तो सत्रिया के बारे में हमने पढ़ा, ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, तो मणिपुर भी यहाँ पर सही नहीं होगा। उसके अलावा बात करें हम कलारीपट्टू की, तो ये एक युद्ध कला है, प्राचीन युद्ध कला है, जो कि परफॉर्म की जाती है कहाँ, केरल में। तो कर्नाटक भी यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा। 3 पेयर हमारे गलत थे और 1 पेयर सही है, यानी यक्षगान कर्नाटक में किया जाने वाला लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विद्वानों में से कौन आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से जुड़ा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि प्राचीन भारत में जब आर्य भारत आए तो फिर अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने यहाँ पर अलग अलग सिद्धांत दिए कि आखिरकार आर्य कहाँ से आए थे। ये अपने आप में एक रहस्य बना हुआ था और अलग अलग थ्योरीज इसके विषय में आई कि जो आर्य हैं वो कहाँ से आए। कुछ लोगों ने कहा ये तिब्बत से आए, कुछ ने कहा ये मध्य एशिया से आए, और कुछ ने कहा ये आर्कटिक क्षेत्र से आए। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किसने कहा कि जो आर्य हैं वो तिब्बत से आए थे, यानी तिब्बत उनका घर है, आर्यों का घर तिब्बत है, ये किसने कहा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दयानंद सरस्वती, और इन्हीं के द्वारा की गई थी आर्य समाज की स्थापना। तो दयानंद सरस्वती ने ही कहा जो आर्य हैं वो तिब्बत से आए हैं। उसके अलावा और भी जो नाम दिए हुए हैं जिनमें है मैक्स मूलर, और मैक्स मूलर ने दिया था सिद्धांत, अगर हम बात करें आर्यों के ग्रह से जुड़ा हुआ, तो वो था मध्य एशिया आर्यों का घर है, यानी जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए हैं, ऐसा कहना था मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर का कहना था मध्य एशिया से आर्य आए हैं। उसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने कहा जो आर्कटिक क्षेत्र है वो आर्यों का घर है, यानी आर्कटिक क्षेत्र ही आर्यों का घर है। तो ये अलग अलग कई सारी थ्योरीज आई और अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। तो इनको आपको याद रखना है। अगर आपसे और भी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड तो वहाँ पर आप उसे
सही टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो प्रोपेन जो कि एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, जो कि आपको देखने को मिलेगी किसके अंदर, एलपीजी में आपको प्रोपेन मिलेगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रोपेन में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो बात करें अगर हम प्रोपेन की, तो प्रोपेन का जो फार्मूला होता है वो होता है C3H8, यानी 3 कार्बन परमाणु और 8 हाइड्रोजन परमाणु प्रोपेन के अंतर्गत होते हैं। और उसके अलावा जो प्रोपेन है एलपीजी में इसका यूज किया जाता है, रंगहीन गंधहीन गैस होती है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है टॉर किसकी एक इकाई है। तो आपको बताना है जो टॉर है वो किसकी इकाई है, बल की, शक्ति की, दबाव की या ऊर्जा की। तो देखिए बल की जो इकाई होती है वो होती है न्यूटन, शक्ति की इकाई होती है हमारी वॉट, उसके अलावा ऊर्जा की इकाई होती है जूल, और यहाँ पर सही आंसर होगा दबाव यानी कि प्रेशर की इकाई है टॉर। उसके अलावा पास्कल भी दाब से ही रिलेटेड होती है, यानी दाब की इकाई होती है, और दबाव बेसिकली वही है, हम प्रेशर की ही बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो टॉर जो है वो दबाव की इकाई है, यानी कि प्रेशर की इकाई है। अगला क्वेश्चन है अशोक का जौगढ़ रॉक एडिक्ट कहाँ स्थित है। तो कई सारे शिलालेख अशोक के यहाँ पर मिले अलग अलग स्थानों पर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जो अशोक का जौगढ़ रॉक एडिक्ट है ये कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका उड़ीसा में। और जौगढ़ का मतलब होता है वैसे अगर हम बात करें लाख का किला, लाख का किला इसका मतलब होता है जौगढ़ का। और ये जो रॉक एडिक्ट है ये आपका स्थित है उड़ीसा के अंदर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर ज्ञात सबसे सघन स्थिर तत्व का नाम बताइए, यानी सबसे डेंस अगर हम एलिमेंट की बात करें तो वो कौन है पृथ्वी पर ज्ञात। तो इसका सही आंसर होगा ऑस्मियम। तो जो ऑस्मियम तत्व है ये पृथ्वी पर ज्ञात सबसे सघन स्थिर तत्वों में से एक है। उसके अलावा बात करें अगर हम इसके परमाणु क्रमांक की तो 76 इसका परमाणु क्रमांक होता है। उसके अलावा एक और आपको यहाँ पर तत्व दिख रहा है टंगस्टन, और जो टंगस्टन है ये उच्चतम गलनांक यानी उच्चतम गलनांक रखता है, इसीलिए इसका प्रयोग तंतु के रूप में किया जाता है। जब ज़्यादा हीट हम वहाँ पर देते हैं तो ये गलता नहीं है, क्योंकि उच्चतम गलनांक इसका होता है, तो ये वहाँ पर यूज किया जाता है जो भी जहाँ पर भी हमको ज़रूरत होती है उच्चतम गलनांक की। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। देखिए कल भी हमने एक क्वेश्चन पूछा था, कल भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था और वो क्वेश्चन भी पूछा गया था जिसमें एक अदर स्टेट से कौन सीमा साझा नहीं करता, नेपाल से सीमा नहीं साझा करता, वो क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था। और यहाँ पर पूछा गया है मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा कौन नहीं करता। देखिए बात करें अगर हम राजस्थान की, तो राजस्थान की जो बॉर्डर है वो मध्य प्रदेश से लगी हुई है, गुजरात की भी लगी हुई है और उत्तर प्रदेश से तो लगी ही हुई है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा उड़ीसा, यानी उड़ीसा मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, क्योंकि बीच में वहाँ पर छत्तीसगढ़ वाला एरिया पड़ता है, इसलिए जो मध्य प्रदेश की सीमा है वो उड़ीसा से साझा नहीं होती। अगला क्वेश्चन है राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको बताना है जो महाअधिवक्ता होता है राज्य से रिलेटेड एक अगर हम बात करें तो हम भारत के स्तर पर अगर बात करें तो एक केंद्र स्तर पर भी महाधिवक्ता होता है और एक राज्य स्तर पर महाधिवक्ता होता है। तो दोनों में आपको बताना है जो राज्य का महाधिवक्ता है इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो बात करें अगर हम केंद्र के महाधिवक्ता की तो वहाँ पर उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। बट जब बात आती है राज्य की तो राज्य के जो महाधिवक्ता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य का राज्यपाल करता है, ना ही मुख्य न्यायाधीश, ना ही राष्ट्रपति और ना ही राज्य का मुख्यमंत्री। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है एक बेंजीन अणु की संरचना में बंधन कोण डिग्री में कितना होता है। यानी एक बेंजीन अणु की अगर हम बात करें, बेंजीन जिसमें आपने इस प्रकार से संरचना देखी होगी, तो 6 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना होता है बेंजीन। इस प्रकार की इसकी संरचना होती है खटभुजा आकार की, और आपने पढ़ा भी होगा 12वीं स्टैंडर्ड में इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो बेंजीन वहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपको बताना है इसका जो बंधन कोण है वो कितने डिग्री का होता है। तो इसका सही आंसर है 120 डिग्री। तो जो बेंजीन अणु है इसका जो बंधन कोण होता है ये होता है 120 डिग्री का। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे
आज के 10 क्वेश्चन जो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और 4 सेट हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, और हमको करने कितने, हमको करने हैं 18 सेट। तो पूरे हम इसी प्रकार से कवर करते रहेंगे। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। उसके अलावा अगर हम आपको बता दें 1 मार्च को, क्योंकि इस सप्ताह यानी हमने वीकली करंट अफेयर्स का सेशन नहीं लिया है, तो 1 मार्च को हम जो 2 वीक का बचा हुआ करंट अफेयर्स है फरवरी मंथ का, वो हम कवर करेंगे। 1 मार्च को आपको वीडियो मिलेगी जिसमें हम 15 डेज का लगभग जो भी करंट अफेयर्स है वो उसमें कवर कर देंगे, और जिससे कि फरवरी मंथ का पूरा जो करंट अफेयर्स है वो वहाँ पर कवर हो जाएगा। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।